हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एस्ट्रल पाइप बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, उसके फंडामेंटल देखेंगे, क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए उसके बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में टेक्निकल चार्ट के थ्रू रीड करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अभी बाय करना चाहिए, वेट करना चाहिए, डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों। उससे पहले टेस्ट बाय ईटेबल बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस किया, रूट मोबाइल, आरती इंडस्ट्री कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो उन वीडियो को नहीं देखा तो एक बार देखिए। और दोस्तों, निफ्टी 50 और एक स्टॉक के बारे में हम डेली डिस्कस करते हैं। एक स्टॉक इंट्राडे का उसका लेवल के बारे में डिस्कस करते हैं और निफ्टी 50 की लेवल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नए वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। अब चलते हैं बिजनेस मॉडल पर। एस्ट्रल पाइप। एस्ट्रल पाइप की स्थापना दोस्तों 1996 में की गई थी। इनका बिजनेस मॉडल गुजरात से इन्होंने स्टार्ट किया था। इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो 8 इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसमें से 6 ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग एंड फीडिंग सिस्टम है। मतलब उसमें एम्प्लॉय की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक ही सिस्टम जनरेट, ऑटोमेटिक सिस्टम है उसमें, वहीं वैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ज्यादातर 2 गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, 2 तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तराखंड और उड़ीसा में। अब हम इसके बिजनेस मॉडल के प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट की बात करें तो प्लम्बिंग एंड पाइप फिटिंग। जो प्लम्बिंग और पाइप फिटिंग में इनके पाइप, मेन रूप से देखें तो ये पाइपिंग का ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और इन्होंने अभी जो स्टार्ट किया है वो एडेसिव बिजनेस में भी इन्होंने अपनी एंट्री की है। एडेसिव होता है मतलब गोंद टाइप में चिपकाने की चीजें होती है, उनमें भी इसमें बिजनेस मॉडल में इन्होंने शुरुआत की है। पाइपिंग देखेंगे तो अलग अलग तरह की पाइपिंग, अलग अलग इंडस्ट्रीज में पाइपिंग यूज में की जाती है, उनका ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो कौन कौन सी पाइपिंग कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज में की जाती है उसके बारे में देखें। प्लम्बिंग पाइप एंड फिटिंग, प्लम्बिंग में यूज में की जाती है। इंडस्ट्रियल पाइप फिटिंग में इन दो अलग अलग इंडस्ट्रीज होती है, उसमें ये उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। सेवरेज एंड ड्रेनेज पाइपिंग फिटिंग, सेवरेज और ड्रेनेज होते हैं, उसमें जो नल होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। केबल प्रोटेक्शन जो इलेक्ट्रिक वायर आते हैं, केबल आती है, उसको प्रोटेक्शन के लिए जो पाइपिंग का भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एग्रीकल्चर पाइपिंग फिटिंग, एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चर में जो यूज में किए जाते हैं, जैसे बोरवेल और अलग अलग जो पाइपिंग, जो फुहारा आदि में जो यूज में की जाते हैं पाइपिंग, उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो काम चलता रहता है कंस्ट्रक्शन का, वहां पर जो पाइपिंग यूज में की जाती है उसका भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अलग अलग तरह के वाटर टैंक का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे इनकी अगर लीटर की बात करें तो 500 से लेकर 10,000 तक कैपेसिटी की लीटर के जो वाटर टैंक का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फायर स्प्रिंकलर पाइप एंड फिटिंग, फायर में जो फायर प्रोटेक्शन, जैसे आग लग जाती है, जो पाइपिंग आग बुझाने के लिए जो पाइपिंग यूज में की जाती है उनका भी ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और इनके अलावा देखेंगे तो एसलरी प्रोडक्ट होते हैं, जो इनके साथ में कोई जो पाइपिंग होते हैं उसके बोनस के रूप में या छोटी मोटी जो होता है उसका ये प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं साथ में। सोलवेंट सीमेंट। अब सोलवेंट सीमेंट क्या होती है? इस तरह की ये पाइपिंग का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जिससे कि जैसे टेम्परेचर 35 से लेकर 90 डिग्री तक अगर टेम्परेचर रहता है, वहां पर भी उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। उसका कोई जैसे पिघल जाती है, ज्यादातर पाइपिंग होती है तो इस टेम्परेचर में पिघल नहीं, इस तरह से वो सीमेंट की उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कि इस इतने टेम्परेचर में उसको कोई दिक्कत नहीं होती। और बाद में अगर वहां पर दूसरा जो पानी, पीने का पानी होता है, तो पोर्टेबल जो वाटर होता है, उसमें अगर इतना टेम्परेचर है ज्यादा गर्म हो जाता है तो इस तरह से जनरेट करके देते हैं जिससे कि कोई दिक्कत नहीं होती पानी में। इंसोलेशन ट्यूब दोस्तों वो होती है, जैसे टेम्परेचर अगर ज्यादा, जैसे 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहां पर पानी जम जाता है, तो उस तरह से वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पाइपिंग की, तो वहां पर उस पानी जमता नहीं है। इंसुलेशन जब उसको जमने से रोकता है। और स्पेशली फिटिंग, इस स्पेशल अलग अलग तरह, जैसे आप देखो इसमें क्या होता है, इनोवेशन और वैल्यू इंजीनियरिंग में जो यूज में की जाती है उसका ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब बात अपन ब्रीफ में देखें इनके, जैसे कौन आप देख सकते हो प्लम्बिंग में, सीवरेज ड्रेनेज में, एग्रीकल्चर में, सरफेस ड्रेनेज में, इंडस्ट्रीज में यूज में किए जाते हैं, फायर प्रोटेक्शन में, केबल प्रोटेक्शन में, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंसुलेशन में। तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती है इनमें जो पाइपिंग ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनका यूज में किया जाता है। अब इनके प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट देखिए दोस्तों, इस तरह की पाइपिंग का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हो, ये ये सारी जो पाइपिंग यूज में की जाती है उनका ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये टैंक होता है, ये जो आपने देखा डिस्कस किया कि अलग अलग तरह की जो टैंक, वाटर टैंक होता है उसका भी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये देख सकते हो आप इसमें डायग्राम में, इस तरह की जो
पाइपिंग होती है उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब इसके हम फंडामेंटल देखते हैं। एस्ट्रल पाइप के लिए मार्केट कैप है 38,311 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। करंट प्राइस देखें तो 1902 है, हाई गया 2655 और लो गया 1582। स्टॉक पी है 98 का है। आरओसी इसका 29% है, आरओई इसका 22% है, फेस वैल्यू इसकी 1 है। अब इसके हम पेयर कंपनी देखें तो प्लास्टिक के प्रोडक्ट होते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसमें देखो सबसे लीडिंग कंपनी है एस्ट्रल पाइप। एक पोर्टफोलियो में जो स्टॉक रख सकते हैं, इसको अब एसआईपी के थ्रू भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सुप्रीम इंडस्ट्रीज है, जैसे प्रिंस पाइप है, अच्छी कंपनी है, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो इस तरह की ये कंपनियां है इसमें। अब क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि जिस तरह से प्राइस में डिक्लाइन आया है तो क्वार्टरली रिजल्ट भी डिक्लाइन है कि रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करेंगे। अपन 3 क्वार्टरली रिजल्ट है और बाद में दिसंबर का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके बारे में भी ये देखेंगे। जून, सितंबर और दिसंबर 3 क्वार्टर रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका रेवेन्यू आया देखो जून में 1213 करोड़ है। सितंबर की बात करें तो 1172 करोड़ है। तो इसमें देखिए डिक्लाइन था सितंबर में। और अभी की बात करें तो 1268 करोड़ है। तो पहले वाले से मतलब कि ज्यादा इसमें कोई इंक्रीज नहीं है, एक थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है पहले वाले से, तो ठीक है। और जो जून का था उसके लगभग ही मान सकते हो आप, थोड़ा ज्यादा कोई इसमें इंप्रूवमेंट नहीं है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसमें 1042 था और इसमें 1028 था और इसमें 1081 है। अब अपन डायरेक्ट नेट प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट देखते हैं तो देखिए जून का था 96 करोड़ का, इसमें 75 है और इसका 95 है। तो आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट में इससे कम ही है और ज्यादा इसमें डिक्लाइन भी नहीं है और कम ज्यादा भी नहीं है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस जून का था ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर 4.42, 3.42, 43 और 4.62। तो आप देख सकते हो कि ईपीएस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब देखते हैं वाई टू वाई बेस पर क्वार्टर, वाई टू वाई से डायरेक्ट हम नेट प्रॉफिट देख लेते हैं रिजल्ट। देखिए दोस्तों इसमें क्वार्टरली रिजल्ट डाउन आया तो इसमें आपको वाई टू वाई बेस पे ज्यादा आपको दिखाई नहीं देगा। 2021 22 की बात करें तो देखिए 250 है, 408 है, 490 है। तो अभी जो रिजल्ट आएगा वाई टू वाई बेस उसमें आपको डिक्लाइन या कुछ जैसे उस हिसाब से दिखाई देगा, इनमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखें तो इसमें 10 साल पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनको कितना रिटर्न मिल रहा है उसके बारे में देखें। 10 साल पहले किया था उसका 45% है, 5 ईयर पहले किया था उसको 33% का रिटर्न मिल रहा है और 3 ईयर पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया था वो 28% का मिल रहा है और 1 साल पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया था वो उनको 0% का रिटर्न मिल रहा है दोस्तों। अब बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट देखना बहुत ही जरूरी होता है। शेयर कैपिटल का होता है तो इसमें 20 करोड़ है, रिजर्व इसके पास में 2406 है और बोरोइंग इसके पास 95 करोड़ है। तो बोरोइंग इस पास ज्यादा नहीं है। इन्होंने अपना जो बिजनेस है एडहेसिव मॉडल में भी अभी स्टार्ट किया है तो उसमें भी बाद में इन्वेस्ट किया है। अदर लाइबिलिटीज की बात करें तो 1449 है। अब इसके अपन देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न की प्रमोटर के पास में 55% है, एफआईज के पास में 14% है, डीआईज के पास में 15% है और पब्लिक के पास में 14% है। तो आप देखोगे कि एफआई डीआई जो पब्लिक के पास में तीनों के लगभग बराबर है। और ये देखोगे कि इसमें जो मार्च 20 में इसकी प्रमोटर के पास होल्डिंग थी 55.74 था और अभी इसमें थोड़ी इंक्रीज हुई है। तो इसमें कोई ये पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है जिसमें कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो एसआईपी की तरह। अब देखेंगे दोस्तों टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट को आपको किस तरह से रीड करना चाहिए, किस तरह से अप्रोच दी जाती है। सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना है इसके और बाद में कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे कोई डबल टॉप ट्रिपल टॉप ऐसे बनते हैं तो उनके बारे में हमने डिस्कस कर रखा है। तो आप जाके उन वीडियो को देख सकते हो, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिससे कि आपको चार्ट को रीड करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी दोस्तों। अब देखिए यहाँ से देखते हैं अपन चार्ट को अक्टूबर 18 से। अक्टूबर 18 के बाद में ये देखो प्राइस का मूवमेंट अब ट्रेंड का क्या पहचान होती है, हायर टॉप हायर बॉटम बनते जाते हैं। देखिए हायर टॉप बना है, हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम। अगर इसको डाउन आएगा तो पहले इसको डाउन आना होगा। तो ये जो यहाँ पर जो पहले बॉटम बना था इसको ब्रेक डाउन करेगा वो, तभी डाउन आ पाएगा। ऊपर की तरफ गया फिर देखो डाउन आया लेकिन पहले वाले को रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ मिला है, देखिए सपोर्ट मिला है पहले वाले रेजिस्टेंस के पास में। ऊपर की तरफ गया, कोविड के टाइम इसमें करेक्शन हुई है तो कोविड के टाइम में कहाँ रुके, ये देखिए पहले जो सपोर्ट था वही सपोर्ट का काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम करता है। और फिर बाद में अगर इससे डाउन नीचे आ जाता तो इसका ट्रेंड चेंज हो जाता।
और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, देखो कोई स्टॉक ब्रेकआउट होता है तो देखिए किस तरह से, मतलब ये देखिए बुलिश कैंडल बनाता है, ब्रेकआउट होते ही बुलिश कैंडल बनाता है। तो आपको ब्रेकआउट के समय लेना चाहिए, या फिर कोई स्टॉक को दोस्तों कोई भी मतलब बॉटम पे नहीं बाय कर सकता, न आप कोई भी टॉप पे बाय कर सेल कर सकता है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। एफआई जो होते हैं वो भी कभी भी बॉटम में नहीं खरीदते, जिस चाल पे दिखता है यहाँ ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद में वो करेंगे कि जिस तरह से हम सोच रहे हैं उस तरह से स्टॉक काम कर रहा है, उसके बाद में धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाते रहते हैं। ये देखिए हायर टॉप हायर बॉटम बनते जा रहे थे, उसके बाद में इसने टॉप लगाया था यहाँ पर जो जनवरी 22 में, उसके बाद में डाउन आया। डाउन आने के बाद में देखिए दोस्तों इसने ये टॉप लाए उसका, हाँ लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाया। कहाँ से वो सपोर्ट मिला, पहले वाले देखिए जैसे मई 21 में सपोर्ट मिला था, वहीं इसका सपोर्ट मिला है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस भी था। ऊपर की तरफ गया लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तो दोस्तों अगर स्टॉक बॉटम में जाके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं कर पाता है तो वो एक वापस या तो लगभग इस बॉटम के पास में आ सकता है, या मेजर सपोर्ट लेके बीच में मेजर सपोर्ट लेके और फिर ऊपर की तरफ जाता है। अभी जो प्रेजेंट टाइम है, तो प्रेजेंट टाइम में देखिए एक रेंज बाउंड एरिया में, तो रेंज बाउंड एरिया में देखिए कब से है, नवंबर से लेके अभी तक इसमें 3 महीने से लगभग इसी रेंज में एरिया में ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी इसको ट्रेंड को लेके तो अभी ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने को करनी चाहिए। ये ब्रेकआउट होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब एक कैंडल स्टिक किस तरह से काम करती है उसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। कैंडल स्टिक सबसे आपको इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक होती है जो ट्रेंड रिवर्सिंग होती है। ट्रेंड रिवर्सिंग अगर यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर किसी को आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी, किस आपसे देखोगे, एक तो बॉटम कैसे पहचानोगे, एक तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से पहचानोगे, दूसरा हमने कैंडल स्टिक पैटर्न होता है तो वहां कोई जैसे ट्रेंड रिवर नीचे है तो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, हैमर आदि कैंडल स्टिक कैंडल बनेगी, तब जाके उसको अपने को बॉटम पर उसको पहचान सकते हैं। और टॉप पर देखिए तो बॉटम में देखिए दोस्तों यहाँ पर ये कैंडल स्टिक बनी है, ये देखो यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ ऊपर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ से आप मई से आपको देख लेते हैं। यहाँ देखिए ये टॉप लगाने के बाद में इसमें करेक्शन आई, तो क्यों आई है, इसको बोलते हैं दोस्तों बुलिश बियरिशिंग इनगल्फिंग कैंडल। बियरिशिंग इनगल्फिंग कैंडल क्या होती है, ये टॉप में बनती है, पहले से इसे ट्रेंड होना चाहिए और पहले वाली कैंडल को पूरा का पूरा निगल जाती है, निगल जाना मतलब निगल जाना, इनगल्फ कर लेना, निगल जाना, और फिर बाद में छोटा एक रेंज बाउंड एरिया है। और रेंज बाउंड एरिया में भी देखो क्या हुआ है, यहाँ पर देखो एक डोजी कैंडल बनी है, और रेड कैंडल डोजी कैंडल, इस फॉर्मेशन को बोलते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। ऊपर की तरफ गया, एक देखो यहाँ जाते शूटिंग स्टार कैंडल बन गई, लेकिन शूटिंग स्टार टॉप में तो बनती है, लेकिन उसके बाद में एक रेड कैंडल होनी चाहिए। रेड कैंडल का मतलब इसमें डाउन कोई छोटी रेड कैंडल बननी चाहिए, डाउन ट्रेंड स्टार्ट तब होगा, उससे पहले नहीं होगा। अब ट्रेंड हुआ उसके बाद में यहाँ क्या, इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर फॉर्मेशन, मतलब डार्क क्लाउड ये पहले वाली को 70-80% कवर कर लेती है, ठीक है। तो उसके बाद में देखो डाउनफॉल आया, ये बाद में यहाँ पर देखो शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, शूटिंग स्टार टॉप में बनी है, लेकिन रेड कैंडल यहाँ जाके बनी है, कोई इसको तोड़ा नहीं है। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ वापस, इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार फॉर्मेशन। एक इवनिंग ग्रीन कैंडल है, एक छोटी कैंडल है, और उसके बाद में रेड कैंडल है, इसके बाद में आपको सेलिंग करना है। यहाँ पर इसको बोलते हैं इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। यहाँ पर है तो इसको आप बाल हो सकते हो, ये देखो एक जरूरी नहीं होता एक कैंडल ही बने, 3-4 कैंडल बन गई छोटी छोटी डोजी टाइप में, तो इसको मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन भी बोल सकते हो आप। ऊपर की तरफ वही पहले वाली कैंडल, ऊपर की तरफ ये पहले वाली कैंडल नहीं है दोस्तों, इसको बोलते हैं अबेंडम बेबी, या अबेंडम बेबी भी बोल सकते हैं, या बियरिशिंग हरामी कैंडल भी बोलते हैं, जो पहले वाली इसको कवर कर लेती है। लेकिन एक इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, आप क्योंकि वो छोटी कैंडल होनी चाहिए, इसको पूरा कवर पहले ये कैंडल है, इसको मतलब कि ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, नीचे की तरफ भी नहीं जाएगी, बीचों बीच रहेगी, तो बीचों बीच तो है, लेकिन इसमें छोटी कैंडल बनती है, तब सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। आप इसको डार्क क्लाउड फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। ये यहाँ पर इसके बाद में रेंज बाउंड एरिया में, रेंज बाउंड देखो यहाँ पर डोजी टाइप कैंडल बने हैं, तो अपने को कैंडल स्टिक को देख के पता चलेगा कि इसको 21-30 के लगभग या 40 के लगभग ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। नीचे की तरफ अभी कोई कैंडल नहीं बन रही, नहीं इसको ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन भी नहीं हो रहा, तो यहाँ अगर ये इसको ब्रेकडाउन करेगा तब जाके उसमें देखेंगे। अभी पॉसिबिलिटी है कि ब्रेकडाउन भी करते, क्योंकि रिजल्ट इतने अच्छे आए नहीं है इसके, तो अपने को यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। इस पहले अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करें, ऊपर की तरफ जाएगा तब बाइंग अपॉर्चुनिटी करेंगे, नीचे की तरफ जाएगा तब हो जाएगा। देखो आपको मैं एक ऐसे बना के दिखा देता हूँ कि आप इस तरह से ट्रेड लाइन एक बॉक्स टाइप में बन रहा है, ठीक है, बॉक्स बन रहा है, बॉक्स को ब्रेकआउट करेगा, कंसोलिडेट पेज है,
तो हम उसी टाइम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें, नहीं पहले नहीं देखेंगे। अब मंथली टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं कि कोई पैटर्न बन रहा है। ये देखो यहाँ से जो पहले ट्रेंड रिवर्स हुआ था उसको मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बोल सकते हो आप। यहाँ पर भी ये देखो डोजी स्टार के मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, ये देखो शूटिंग स्टार, इसने टॉप लगाया तो इसको शूटिंग स्टार कैंडल बनाते। तो आपको चार्ट को इस तरह से कैंडल का पता होना चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, आपको कैंडल स्टिक को रीड करके फिर बाद में चार्ट पर रीड करने की कोशिश करिए कि किस तरह से वो काम करती है। अब हम थोड़ा सी एक बार आरएसआई में देख लेते हैं कि आरएसआई में क्या डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। आरएसआई में हम डाइवर्जन देखेंगे तो दोस्तों पहले देखो पीछे चलते हैं। ये प्राइस में ये आरएसआई को देख के आपको ट्रेड नहीं लेना होता, लेकिन आप ये कर सकते हो कि इसमें डाइवर्जन है तो कोई मूवमेंट आ सकता है, इसको बोलेंगे। ये प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ है यहाँ से लेके और इसमें डाउन की तरफ दिखाई दे रहा है, तो इसको नेगेटिव डाइवर्जन बोलेंगे। ज्यादा डाइवर्जन नहीं है ये नॉर्मली डाइवर्जन है, ज्यादा डाइवर्जन नहीं है। फिर बाद में देख सकते हो प्राइस में फॉल आया। अब प्रेजेंट टाइम की एक बार मैं वापस लगाता हूँ। प्रेजेंट टाइम की देखेंगे कि हम इसमें क्या आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। ये देखेंगे दोस्तों इस टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में अभी इसमें अपने को कुछ डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहे, बराबर सा थोड़ा नीचे ही है। लेकिन अगर मैं टाइम फ्रेम 60 मिनट का कर देता हूँ तो उसमें आप देख पाओगे ये प्राइस देखो यहाँ पर एक रेंज बाउंड एरिया है, सपोर्ट ले रखा है। लेकिन आप आरएसआई में देखोगे तो दोस्तों आपको डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ है। तो छोटे टाइम फ्रेम में और कोई भी चीज होती है तो वो सबसे पहले छोटे टाइम फ्रेम में ही होती है। तो आरएसआई में अभी 60 मिनट में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अपने को ट्रेड नहीं लेना है। ध्यान रखना जब ब्रेकआउट करे तभी लेना है, या ब्रेक डाउन करे नीचे भी आ सकता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, नीचे भी आ सकता है। अब ये कहाँ पर रुका है, क्यों रुका है, उसके बारे में देख लेते हैं। एक फिबोनिक रिट्रेसमेंट यूज कर सकते हैं दोस्तों। जो कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो डाउन कितना का सकता है उसको फिबोनिक रिट्रेसमेंट से आप देख सकते हो। ये देखिए ये डेली टाइम फ्रेम में हमने लगाया है, तो इसमें देख टॉप लगाने के बाद में उससे सस्टेन किया है। देखो 38% पे एक बार रुका ही नहीं और 50% पे आके रुका, 50% रिट्रेसमेंट पे रुक कर सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ गया। ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ मिला इसको, रेजिस्टेंस मिला है 38% पे, और 38% पे ही पहले का देखो ये रेजिस्टेंस थे। इधर देखिए लेफ्ट में देखिए, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं, उसी तरह ये फिबोनिक रिट्रेसमेंट ही काम करती है। फिर नीचे की तरफ वापस आया, 61% पर सपोर्ट मिला, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर सपोर्ट लिया इसने, सपोर्ट लेके, और पहले देखो इधर सपोर्ट भी था, सपोर्ट लेके फिर वापस ऊपर की तरफ गया। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ मिला इसको, 50% पर रेजिस्टेंस मिला। नीचे की तरफ आया, ब्रेक डाउन किया, लेकिन इसको टेस्ट नहीं कर पाया। सपोर्ट कहाँ मिला था, सपोर्ट देखिए यहाँ पर इसका, ये देखो यहाँ पर सपोर्ट मिला है। देखिए इसमें कोई ऐसा मेरे को लग रहा है सपोर्ट ऐसे ही रुका हुआ है स्टॉक। ये पहले देखिए यहाँ पर लेफ्ट में रेजिस्टेंस था, तो उसको रेजिस्टेंस को मान के रखा है। ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ कहाँ रेजिस्टेंस मिला है, वापस जाके इसको 50% का रिट्रेसमेंट था, वहीं उसको रेजिस्टेंस मिला है, उसको ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन नहीं, ब्रेकआउट नहीं किया, और 61% को उसने ब्रेकडाउन कर दिया। और ब्रेकडाउन किया तो देखिए एक बियरिंग कैंडल बनेगी। कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करे तो एक अच्छी कैंडल बनेगी आपको, चाहे बुलिश कैंडल बनो चाहे बियरिंग कैंडल बनो। उसको ब्रेक डाउन करने के बाद में अभी 61% को ब्रेक डाउन कर ले तो पॉसिबिलिटी है कि 70% तक आ सकता है। इसको अभी ये पहले का सपोर्ट था वही सपोर्ट ले रखा है। अब इसको अगर मैं टाइम फ्रेम को थोड़ा सी बड़ा कर दूं जिससे कि आपको और पता चल जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, वीकली टाइम फ्रेम में किया तो ये देखिए टॉप और बॉटम को, इसको टॉप बॉटम को और टॉप को मिला दिया। यहाँ से देखिए इसमें ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करके सपोर्ट कहाँ मिला है, एग्जैक्ट यहाँ 38% की रिट्रेसमेंट है, वहां पर सपोर्ट मिला है इसको, और वही सपोर्ट ले रहा है एग्जैक्ट। आप देखो ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ मिला है, इसको मिला है 23% की रिट्रेसमेंट में। तो अपने को क्या ध्यान रखना है दोस्तों, अगर 23% को ऊपर की ब्रेकआउट करेगा तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और नीचे की तरफ एक आप अगर एसआईपी करना चाहते हो तो आपको यहाँ बॉटम में मिला है तभी आप एकोमुलेट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों रीजन ये है कि इसको ब्रेक डाउन कर लेगा तो फिर बाद में यहाँ पहले वाले बॉटम के पास में ये जो सपोर्ट मिला है वहां आ सकता है। तो मेरा कहना आपका यही है कि वेट कीजिए, अगर यहाँ पर 50% के रिट्रेसमेंट पे मिल जाता है पहले वाले सपोर्ट के पास में, तो जो प्राइस लगभग है 1620 के लगभग है, तो वहां मिल जाता है तो सबसे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ऊपर की तरफ चला जाता है थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन अगर थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पर अकोमुलेट कर सकते हो, फिर नीचे आए तब अच्छी क्वांटिटी आप अकोमुलेट कर सकते हो। अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो वेट कीजिए, नीचे आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट भी कोई अच्छा नहीं है, डाउन ही है। और ऊपर की तरफ इसमें रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ जाएगा
तब ये 23% के जैसे प्राइस है 2170, तो उसको ब्रेकआउट करेगा तब ये अच्छी रैली दिखाई देगा, उससे पहले नहीं देगी। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में आप रणनीति बना सकते हो। और किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।